नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। विषय इंट्रोड्यूस करें उससे पहले हेमंत अत्री जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत भाई को जोड़ लीजिए चर्चा में। स्वागत है हेमंत भाई आपका। और आज एक और नई चीज, मैं विषय बताऊं उससे पहले द हिंदू विषय को बताएं। द हिंदू इस देश का सबसे सम्मानित जो दो एक अखबार है उनमें से एक द हिंदू। MHA likely to file review petition against SC verdict on governor president role in assenting to state laws। हटा दीजिए, बस इसको हटा दीजिए। अब मैं आपको भाव बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उसके सिर्फ दो न्यायमूर्ति, दो जजों ने रुला दिया ये अविनाशी को भी और स्वयंभू कथित चाणक्य को भी। दोनों को रुला दिया है सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ दो, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन। अब जो मोहरे बिठा रखे थे ना ये गुजरात लॉबी ने, उन मोहरों को बचाने के लिए, क्योंकि ये सीधा मोहरों पर अटैक, मोहरों को बचाने के लिए संजीव खन्ना के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है। यही हिंदू बता रहा है। हिंदू ये नहीं लिख रहा है कि गिड़गिड़ाएंगे, वो लिख रहा है कि रिव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन ये रिव्यू दरअसल उसी गिड़गिड़ाने का सिंबोलिज्म है, ये सांकेतिक रूप से गिड़गिड़ाना है। क्यों? क्योंकि 11 साल में बहुत टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। चंद्रचूड़ साहब की बड़ी तारीफ, हमने तो कई बार कहा कि प्रायश्चित कर लूंगा। हमने भी कई बार सैल्यूट वलूट मार दिया था चंद्रचूड़ को टिप्पणियों पर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। लेकिन फैसला, ऑर्डर, पहली बार 11 साल में ऐसा हुआ है जिसने चूल्हे हिला दिए हैं उस हवेली, उस महल की, जिसमें रहने वाला ये सोचता था कि वो अजय है, वो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उस पर कोई प्रहार नहीं हो सकता है, संविधान, लोकतंत्र सब उसके मुट्ठी में बंद है, गिरवी रखा हुआ उसके पास। उसको सिर्फ दो जजों, बड़ा सवाल है, सवाल हेमंत जी से उससे पहले, कि सिर्फ दो जज अगर ऐसा कर सकते हैं तो पूरी सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस महादेवन और जस्टिस पारदीवाला के रास्ते पे चल दे, 24 घंटा गुरुजी लगेंगे, 24 घंटा ये देश पटरी पे एकदम राइट टाइम दौड़ने लगेगा। सिर्फ 24 घंटा। चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये मामला राज्यपाल रवि जो सीबीआई में थे, आईपीएस थे, पता होगा आपको, तो आपने तो सीबीआई वगैरह को बहुत करीब से देखा। राज्यपाल बने तमिलनाडु के, अति कर दिया जो है जवान ने। अब जवान नहीं कहे, लेकिन मतलब जो भी उनके लिए वो जवान ही है, कमांडो ही है शाह के। अति कर दिया, कोई बिल नहीं, सब लटका देंगे। वो केरल में हम देखते हैं, वो बंगाल में हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कोई कमेंट नहीं किया, टिप्पणी उप्पणी नहीं की, सीधा रगड़ दिया। कोई ने यहां तक कि इतना मौका नहीं दिया कि आप को दोबारा वो बिल आपके सामने आए। कहा नहीं, आपका इतिहास बहुत खराब है, विश्वास हम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, कहा डेडलाइन आपके लिए होगा, आपके लिए भी मैडम डेडलाइन होगा, आप भी डेडलाइन के बाहर नहीं रह सकती। अब ये रिव्यू, इसके मायने मैं पूरा चाहता हूं कि फैसले से लेकर के और रिव्यू तक जो हिंदू लिख रहा है, यहां तक का सफर, ये कितना रोना पीटना भरा हुआ सफर है। बस इतना रोना पीटना कितना है इसमें। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये फैसला जब 8 अप्रैल को आया था ना, उस दिन भी हमने एक चर्चा की थी और तब भी मुझे लग रहा था कि भारत सरकार का जो पिछले 10-11 साल का जो काम करने का तरीका है, उससे शायद ये बहुत ज्यादा इस फैसले से असहज हो जाएंगे। और असहज होना स्वाभाविक भी था कि उसके अंदर बेसिकली जिस तरीके से वेंकटरमणी ने, जो उनका क्या नाम है, अटॉर्नी जनरल है, उनकी एक भी दलील को स्वीकार नहीं किया गया। और क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से खिंचाई की पूरे के पूरे केस में, ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर के तमाम चीज, तो तभी से मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फैसला तो कल आया है चूंकि फैसला तो, लेकिन लगातार ये लग रहा है जिस तरीके से इंडाइक्ट कर दिया एक तरीके से गवर्नर को, सर्विंग गवर्नर को, और उन्होंने अब तक इस्तीफा भी नहीं दिया, इतनी सब इंडाइटमेंट के बावजूद।
तो कहीं ना कहीं शक हो रहा था मुझे कि कुछ न कुछ पक रहा है। तो वो चीज की अब पुष्टि हो रही है कि ये मामले में अब जो है एमएचए बहुत सीरियसली नई पिटीशन तैयार कर रही है, रिव्यू पिटीशन जिसको आप बोलते हैं। इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, जैसे आपने कहा कि जस्टिस खन्ना के पास जाना पड़ेगा, नहीं, जो बेंच फैसला देती है रिव्यू उसी के पास फाइल करना पड़ता है। तो जो रिव्यू भी आएगा वो उन्हीं जजों के पास आएगा, यानी कि जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन। और जब आप रिव्यू फाइल करते हैं तो उसमें ओपन कोर्ट हियरिंग उस तरीके से नहीं होती। उसमें एक सिंपल प्रोसीजर है कि आपने पिटीशन फाइल की, बेंच बैठेगी दोबारा अंदर चैम्बर के अंदर ही, और वो देखेगी कि जो आपने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं वो इस फैसले में, आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं या कोई भी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो इस फैसले में कवर हो गए हैं या नहीं। और बहुत ही कम संभावना होती है कि फैसले को चेंज किया जाए, बहुत ही कम न्यूनतम संभावना होती है। एक बीच में इंटरप्शन क्षमा के साथ, रिव्यू में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे दो जजों की बेंच थी, बेंच में सीजेआई इसको 3 जजों की संविधान पीठ में भेज दे, बेंच बढ़ाकर? नो 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 नो, आप अपने फैसले को, जो आपने फैसला दिया आशीष चित्रांशी की बेंच में, वो उसका फैसला मैं आपके पास ही रिव्यू डालूंगा, वो फिर आप तय करेंगे कि इसके अंदर कोई और लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत है, वो आपके ऊपर है। वो जिसमें जस्टिस खन्ना का कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड रूल है, प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का। फिर मेरा सवाल, हमने बहुत जजों को देखा है, दीपक मिश्रा से लेकर के और गोगोई तक और चंद्रचूड़ तक, कहीं ये रिव्यू होते होते ऐसा तो नहीं कि महादेवन और पारदीवाला ये दोनों लोग कहेंगे कि ऐसा है कि अब ये अब 3 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया जाए, संवैधानिक पीठ में 3 जजों के वो लोग करें, 5 जज में भेज दिया जाए? आशीष भाई, इस बारे में फैसला कोई भी, इसके जो फाइनल फैसला यही बेंच करेगी, ये क्लियर मान के चलिएगा। और अगर बेंच, कोई भी बेंच आमतौर पे अपने फैसले को, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रेसिंग ऐसी चीज आ जाए, जो फैसला लिखते समय कई चीज रह जाती है, कई बार कोई चीज ऑमिट हो गई मान लीजिए, या उसके अंदर कोई लीगल या टेक्निकल लैक्यूना रह गया, केवल उसको एड्रेस किया जाता है या मिस्ड आउट को चीज को किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये ऐसी कोई संभावना नहीं है जस्टिस खन्ना इसमें कुछ खेल कर दे या कुछ और कर दे, क्वेश्चन डज नॉट राइज। अगर कोई, चूंकि इसमें ये बात है कि संविधान की फर्दर व्याख्या की बात नहीं है, जो एमएचए जो रिव्यू फाइल करेगी उसका बेसिस देखिए आप क्या है। वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कुछ किया है, जो फैसला दिया है, उसमें आपने हमारी दलीलों को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उस फैसले पे, यानी कि जो वेंकटरमणी ने जो वो दलीलें की थी, जो जिरह की थी, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो उसके ऊपर, बेंच के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी मेरिट्स को माना, नहीं माना, वो उसको किस रूप में लेते हैं। रिव्यू का उसमें ये जो था कि कोई फैसला पलट जाएगा, छिटपुट कोई करेक्शन हो सकती है। और असली प्रॉब्लम देखिए, समझिए आपको क्या है असली प्रॉब्लम। इस फैसले से ये हुआ है कि टाइम बाउंड कर दिया है, बीजेपी के सारे खेल को एक्सपोज करके ब्लॉक कर दिया है फॉर ऑल टाइम्स। बीजेपी खेल क्या करती है इस फैसले के पीछे, आप उस बैकग्राउंड में जाइए। जहां भी विपक्ष की सरकार है कहीं भी, वहां पर अपने राज्यपालों के जरिए ये लोग प्रॉक्सी शासन चलाते हैं, आपको ही पता है। और जो चीज प्रॉक्सी शासन चलाते हैं हर जगह, जो भी विपक्षी सरकारें हैं, और वहां जो ये खेल करते हैं कि कोई भी चीज जो इनको सूट नहीं करती, इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, उसको राज्यपाल के जरिए रुकवा देते हैं। चाहे उसकी, पहली बात तो उसको रखवा लेंगे अपने पास ही, जैसा रवि ने किया इस मामले में। 12 वो थे, 12 अलग अलग कानून थे, उनको 2020 से लेके बैठे हुए, 2020 से। और जब बाद में प्रेशर आया तो वापस भेज दिया विधानसभा को। विधानसभा ने 4 दिन के अंदर फिर अप्रूव करके दे दिया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ फैसले तो अपने पास ही विद होल्ड रख दिए और कुछ राष्ट्रपति को भेज दिए ताकि वो ठंडे बस्ते में चले जाए। ये है बैकग्राउंड। और ये केवल यही नहीं है, आप तमाम स्टेट्स में देखें, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए जहां विपक्ष की सरकार थी केजरीवाल के समय। उससे पहले आपने वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, तमिलनाडु के अंदर ये लगातार हो रहा है, केरल के अंदर आपने ओपनली देखी है सारी चीजें। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो इस तरह की सोच है आशीष भाई, उसी पे प्रहार किया था जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच में। कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनको शासन चलाने ही नहीं देंगे प्रैक्टिकली। आज तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का आधे से ऊपर शासनकाल चला गया, कार्यकाल, और आप उन बिलों को लिए बैठे हो। और ये भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कानून उन्होंने रोके हुए थे वो डीम्ड टू बी साइंड बाय द गवर्नर होकर कल गवर्नर नोटिफाई कर दिया तमिलनाडु सरकार। तो ये मोदी सरकार कैसे झेलेगी भाई इस बात को। इसलिए उन्होंने ये किया कि किसी तरीके से इस फैसले को एक बार रिव्यू के चक्कर में डाल के इसमें कुछ खेल किया जाए। तो लीगली तो बेसिकली ये उसी बेंच के पास जाएगा, वही उसको रिव्यू करेगी। और अगर वो चाहेगी
हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी डायरेक्शंस, उसका ऑर्डर सेल्फ स्पीकिंग, और उसमें बिल्कुल कैटेगरी के लिए कह दिया है कि 3 महीने गवर्नर के लिए और 3 महीने राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति, इसमें असली प्रॉब्लम समझिए आप क्या है, दो जगह पकड़े गए। एक तो क्या है कि सबसे पहले तो जो राज्यपाल है उनके थ्रू शासन करने का खेल है, विपक्षी सरकारों के कामकाज को रोकने का। और दूसरा, राष्ट्रपति के यहाँ कभी देरी नहीं होती। राष्ट्रपति के पास तो वो गवर्नर सिंबॉलिकली भेजता है उस बिल को। खेल कहाँ होता है? खेल होता है गृह मंत्रालय, जहां आपके चाणक्य बैठते हैं। और गृह मंत्रालय की एड और एडवाइस के ऊपर राष्ट्रपति फैसला लेती है। तो आप समझिए खेल को, पहले तो राज्यपाल से रुकवा दिया, जब राज्यपाल ने नहीं किया उसको और वापस विधानसभा भेज दिया, तो विधानसभा ने फिर अप्रूव कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको राष्ट्रपति को रेफर कर देंगे, तो फिर लंबा प्रोसेस हो गया। गृह मंत्रालय उसको लेके बैठ जाएगा, राष्ट्रपति को एडवाइस देगा ही नहीं, छुट्टी, जाइए आप। तो बेसिकली क्या है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो भी एक तरीके से इसमें राष्ट्रपति बाउंड नहीं हुई। लोग फैसले में राष्ट्रपति लिखा गया है, बाउंड कौन हुआ? गवर्नर बाउंड हुआ और गृह मंत्रालय बाउंड हुआ। गृह इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली गृह मंत्रालय बाउंड हुआ, क्योंकि उसकी एडवाइस के ऊपर वो जो फैसला राष्ट्रपति करती है। और गृह मंत्रालय बेसिकली 3 उसके ऊपर राष्ट्रपति को सलाह देता है। पहला तो ये कि जो भी किसी स्टेट ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है जो केंद्र सरकार के किसी कानून के कंट्राडिक्टरी हो। भारत सरकार का कोई कानून है, आपने ऐसा कानून बना दिया, तो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, उसकी लेटर में, उसकी स्पिरिट में, किसी भी रूप में। दूसरा उसमें एक है जो केंद्र की और राष्ट्रीय नीतियां हैं उनको तो प्रभावित नहीं करता है वो कानून, दूसरा महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर रिजेक्ट करता है गृह मंत्रालय। और तीसरा ये है कि संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, संवैधानिक सृष्टियां हैं, कोई चीज उससे बाहर तो नहीं करती है किसी राज्य में, तो इन बेसिस के ऊपर राष्ट्रपति उसको खारिज करती है। तो इनमें से जो का बिल थे, ऐसा तो उसने तमिलनाडु असेंबली ने पास किया, गवर्नर को गया, गवर्नर ने रखा, फिर वापस भेज दिया, असेंबली ने फिर पास कर दिया। तो संविधान के मुताबिक तो गवर्नर इसको रोक नहीं सकते थे, उसके बावजूद भी रोके रहे, और उसके बाद भी फिर राष्ट्रपति को भेज दिया। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो स्पिरिट होती है उसके खिलाफ है। और यही खेल पिछले 11 साल से आप तमाम राज्यों के अंदर देख रहे हैं। या तो हमारी सरकार हो तो हम जो मर्जी आए करेंगे, और अगर हमारी सरकार नहीं होगी तो हम आपको कोई कानून नहीं बनाने देंगे, जाइए आप बताइए किस किस तरह के कानून जो है तमिलनाडु सरकार के रोक रखे हैं। तो फिर तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना, जब आपने चुनी हुई सरकार का सम्मान ही नहीं करना, चुनी हुई विधायिका का सम्मान नहीं करना, बहुमत के शासन का सम्मान नहीं करना, तो फिर आप क्यों सरकार चला? छोड़ दीजिए, फिर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, अगर इतनी हिम्मत है तो बेसिकली दे हैव सेंटर हैज बीन कॉट ऑन रॉन्ग फुट, गवर्नर आल्सो हैज बीन कॉट ऑन रॉन्ग फुट। उसमें कहीं जो अपनी जो फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है ना, कई बार आप कहते हैं कि भाई चेहरा बचा लो यार, बड़ी बेइज्जती होगी, तो जिस तरीके की सीवियर इंडाइक्टमेंट रवि की हुई है, बहुत सीवियर इंडाइक्टमेंट, अगर आप पूरे फैसले को पढ़ेंगे तो आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे, आप किसी और के इशारे पे काम कर रहे, समझिए। आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा, राज्यपाल के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट विश्वास नहीं कर सकता तो क्या वो राज्यपाल एक पल के लिए भी रह सकता है? और वो वर्बल डायरिया नहीं है, माफ कीजिएगा, वो फैसले का हिस्सा है, टिप्पणी नहीं है, वो फैसले का हिस्सा है। ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है पिछले कुछ सालों से, वो वर्बल डायरिया ज्यादा होता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फैसले में कुछ नहीं करते, ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। तो ये जो इस बार जस्टिस पारदीवाला ने किया है, ये बेसिकली आई ओपनर है। बीजेपी का जो पूरे का पूरा देश के अंदर शासन करने का पैटर्न है, वो क्या पैटर्न है कि हमारी सरकार हो तो हम कुछ भी करें, लेकिन अगर कहीं विपक्ष की सरकार आ गई तो हम उसको चलने नहीं देंगे। तो उसको इफेक्टिवली कर्ब कर दिया था इस फैसले ने कि भाई 3 महीने मैक्सिमम राज्यपाल किसी भी उसको आइदर में जो भी फैसला करना है आप फैसला कीजिए, कंसेंट दीजिए, एक वापस करना है तो कर दिए 3 महीने के अंदर, और राष्ट्रपति को भेजना वो भी 3 महीने में, और राष्ट्रपति को भी उसमें 3 महीने में फैसला करना। तो ये तो 3-3 साल से रोके, 5-5 साल से रोके पड़े भाई, तो ऐसे तमाम लोग। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 कानून राज्य का मुख्यमंत्री करेगा बेचारा क्या? लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपने कहा कि रिव्यू के लिए जाएंगे तो उसी बेंच में जाना होगा, मतलब आपके मुताबिक इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। हालांकि मुझे हमेशा पता नहीं क्यों इस दौर में गुंजाइश लगती है कि पता नहीं, हो सकता है कि भाई संविधान को भी, संविधान जो लिखा गया है ना, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं?
इसकी व्याख्या पर ही आजकल खेल हो रहा है। कोई नई व्याख्या करके कहेंगे नहीं 5 के बेंच में भेज दे रहे हैं, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा। अभी एक और रास्ता है, उस रास्ते पे मैं आ रहा हूं। दिल्ली में क्या हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शक्तियों को लेकर के और यहाँ उपराज्यपाल को लेकर एलजी के इंटरफेरेंस को लेकर के, तबादलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। अच्छा सा लगा कि हाँ भाई, दिल्ली में अब सरकार दिखेगी कि सरकार है। हुआ क्या, संसद में कानून आ गया। कानून ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डस्टबिन में डाल। अब जब ये बात है, अनुच्छेद 201 की बात है इसमें, 201 की, जिसमें संविधान में नहीं लिखा है कोई, इसमें संविधान में कोई डेडलाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हालांकि जस्टिस सरकारिया का आयोग 1981 में, शायद 1981 में था, 81 या 83 में, 83, और जस्टिस पुंछी का जो सीजेआई भी थे, उनकी जो है अध्यक्षता में का आयोग था, जस्टिस पुंछी आयोग। उस आयोग ने भी शायद 2007 में, शायद मुझे ईयर्स पे बड़ा वो नहीं रहता कि भाई, तो शायद 2007 था, 2007 में इन्होंने भी ये सिफारिश की थी कि डेडलाइन वाला मसला होना चाहिए, लेकिन डेडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आखिरकार महादेवन ने और पारदीवाला ने उस डेडलाइन को क्लियर कर दिया कि डेडलाइन रहेगा। ये ऐसा ना हो कि इस पर कोई बिल आ जाए, एक नया कानून लाएंगे भाई, कोई नहीं राष्ट्रपति के लिए बाध्यता होगी, डेडलाइन होगी, ऐसा कानून आ जाए। हो सकता है ना, आप मुमकिन नहीं मान रहे हो, मैं मानता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। हेमंत भाई, आशीष भाई, ये जो आप जिस बात को रेफर कर रहे हैं वो 2 रेफरेंसेस हैं, उसमें एक नहीं है 2। आप पहले ध्यान कीजिएगा, क्या कहा था कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उसमें मेंबर रहेंगे पैनल के। उस फैसले के आखिर में एक लाइन करके खेल कर दिया गया, एक लाइन लिख के। फिर भी यदि भारत सरकार चाहे तो अपना चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बना सकती है, वो स्कोप दे दिया वहां। उन्होंने उसको स्कोप को लपका खट से, और तुरंत फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे वो कानून बन गया। आपने देखा, तमाम विरोध के विपक्ष ने कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिल्ली का भी आपने रेफरेंस दिया, उसमें भी यही खेल हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का शासन चलाने का पूरा अधिकार चुनी हुई सरकार को है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन और एलजी केवल एक नॉमिनेटेड है, चुनी हुई सरकार के सामने नॉमिनेटेड व्यक्ति शासन नहीं चला सकता। आखिरी में एक लाइन का फिर वही खेल कर दिया गया था कि फिर भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। तो खट से पहले अध्यादेश लाए, फिर कानून बना दिया। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, यहां पर उतना स्कोप नहीं है। यहां पर कोई भी गेम होगा तो जस्टिस पारदीवाला का ही होगा, एक इसी बेंच का होगा। इसमें इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की सारी जो मान्यताएं, परंपराएं और जो नियमानुसार दिशा निर्देश, जो भी एसओपीज जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में काम करने के, उसके मुताबिक तो ये इसी बेंच के सामने रिव्यू फाइल करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, ये जो खेल खेले जा रहे हैं ना, उसके बिटवीन द लाइन समझिए, वो चर्चा पहला पॉइंट भूल गए कि इसमें क्या किया है कि शब्द प्रयोग कर दिया लैप्स्ड बिल। तो भारत सरकार ये मानती है कि जो उनकी जो दलीलें जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसमें यह कि जो वापस किए गए बिल हैं या बिना मंजूरी के जो बिना लंबित राष्ट्रपति के बिल हैं, उनके पारित हो जाने का खतरा हो जाएगा। तो भाई, आप अगर समय पे पारित नहीं करोगे तो होगा ही वो। तो अभी रवि ने 3 साल से साइन नहीं किए थे, 3 साल से रखे बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तुम रखो अपने साइन, उन्होंने कल नोटिफाई कर दिया। तो इसमें क्या समस्या है? अब कोई भी संस्था है, कोई भी संवैधानिक संस्था है, कोई भी चीज ओपन एंडेड तो नहीं हो सकती ना कि आप 10 साल तक किसी कानून के ऊपर कोई आप असेंटी मत दें, या उसमें संशोधन ही नाश हो जाए, या उसको वापस ही ना करें। ये तो कोई तरीका नहीं। एक जो वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी है उसकी तो स्पिरिट के खिलाफ है। भाई, मैंने कोई चीज भेजी, आपको पसंद नहीं आई, आप उसमें संशोधन चाहते हैं, आप मुझे भेज दीजिए वापस, तुरंत भेजिए। वो हो सकता है 3 साल बाद उस पूरी चीज का कोई मतलब ही ना रहे। यही खेल है बीजेपी का, इसी को समझना पड़ेगा आपको। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए कि लैप्स्ड बिल को विधानसभा में पेश किए बिना या राज्यपाल के साइन किए बिना इस तरीके से उसको पास नहीं किया जा सकता। तो दे आर लुकिंग फॉर सम वेज एंड मीन्स, टेक्निकलिटीज ढूंढ रहे हैं कि कुछ खेल करके इस जो फैसला हुआ है इसको रुकवा दिया जाए किस तरीके से, लैक्यूना निकाल के।
लेफ्ट बिल क्या हम्म, है, फला क्या है, हमारी दलील नहीं मानी, वो छोटी मोटी चीजें। वो तो कितनी लंबी चौड़ी पिटीशन होती है 50 पेज की, उसमें अंग्रेजी तो बहुत सारी लिखी जाएगी। मेरिट्स केवल दो, एक तो हमारी दलीलें रहेगी, और एक आपने शायद लेफ्ट बिल को क्लैरिफाई नहीं किया, इसके ऊपर पिटीशन जाएगी, रिव्यू पिटीशन। और मुझे लगता है अगले हफ्ते में ये फाइल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत डेस्परेट है। और जो रवि है राज्यपाल महोदय, उनकी भूमिका को लेकर के बहुत उनकी बद पिट रही है, ना केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में बाकी राज्यपालों के सामने भी। तो पूरे का पूरा गेम एक्सपोज हो गया है। नहीं लेकिन खाली यहाँ पर रवि की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे रवि हैं। बंगाल में सीबी आनंद बोस बैठे हुए हैं, यहाँ पर रवि हैं। अब केरल में दिक्कतें, राज्यपाल बनाम सरकार, कई बार मामला केरल में भी ये सब उभर चुका है। तो क्या ये सब ऐसी व्यवस्था भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आगे हो सकती है? यही फाइनल समझेंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति का ही कुछ एक पारदर्शी सिस्टम डेवलप कर दिया जाए, है? आशीष ये आशीष बवाल भाई, जड़ से खत्म करो ना। आशीष भाई, राज्यपालों की नियुक्ति राज्यपालों की जरूरत है भी या नहीं मौजूदा दौर में? राज्यपालों की हाँ, क्या भूमिका रह गई है? उनको तो बेसिकली संविधान का रक्षक बना के बिठाया गया था। तमाम हाँ, फैसले आपने देख लिए कि संविधानों का उनसे बड़ा कोई भक्षक ही नहीं बचा तमाम केसेस के अंदर। हाँ, और राज्यपाल जो व्यक्ति होता था, जो संविधान में लिखा हुआ है, ए मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, और इन सारों की इंटीग्रिटी आप रोज देखते हैं। कोई हम्म, कसर बची है क्या? कोई अध्यादेश कोई विधानसभा में बोले बिना वापस आ जाता है, अभिभाषण ही नहीं पढ़ता पूरा। कोई हाँ, उसके राष्ट्रीय गान के ऊपर आपत्ति करने लगता है, कोई बिल लेके बैठ जाता है, कोई राजनीति करने लगता है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। तो ये तो बेसिकली एक लंबी बहस ये है कि आज के दौर में राज्यपाल की जो आजकल जो विवादास्पद भूमिकाएं हैं, उसके बाद उसके पद की जरूरत भी है या नहीं बदली हुई परिस्थितियों में? सवाल तो इस पे होना चाहिए बहस में। आप तो नियुक्ति की बात कर रहे हैं, नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्टता है कि मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, संविधान का जानकार होना चाहिए। तो यहाँ तो क्वालिफिकेशन ये है कि संविधान को मानने वाला ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे देश के राज्यपालों पर नजर उड़ाए तो कौन है वो सारे? सारे के सारे बीजेपी के नेता है। हाँ, कोई रिटायर्ड अधिकारी और नेताओं से भी आगे चला गया है। हाँ, 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 ठीक है ना? ये आईपीएस अधिकारी है, इनको कोई संविधान बताने की जरूरत है क्या? इनको राज्यपाल के दायित्व बताने की जरूरत है क्या? और इनको स्टालिन क्या कहते हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता है। तो अब राज्यपाल को सोचना चाहिए ना कि तुम अपनी किस तरह की भूमिका करते हो। संवैधानिक प्रमुख के पद पर शपथ लेना वाला व्यक्ति, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हमारी आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप संविधान के मुताबिक फैसले नहीं ले रहे, किसी से पूछ कर फैसले ले रहे, इसका मतलब समझ जाइए आप क्या है, किससे पूछ कर ले रहे हैं। दैट इज ऑल। कुछ कहने को बचा है क्या? ये है स्थिति, इसको नहीं, समझना अच्छा, पड़ेगा। एक बात और मैं दर्शकों से चर्चा में लाना चाहता हूँ। वो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, ममता बनर्जी ने कहा नहीं, 25,000 शिक्षकों के साथ 26,000 के साथ मैं खड़ी हूँ। तो अवमानना हो रहा था। एक एक महाशय हैं, एक नेता भाजपा के, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं कि अवमानना का इन पे मुकदमा आप चले, चलो अवमानना में इनको करो अंदर। यहाँ बेशर्मिक जो है, आप पराकाष्ठा देखिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको तुम पर विश्वास नहीं है, और जो सरकार कहती है हमारी आस्था अपने न्यायपालिका में है, सुप्रीम कोर्ट में है, वही मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। एक बार एक हरी मिर्ची आ गई, इतने दिन से बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक हरी मिर्ची आई तो बिलबिला उठे, रोना पीटना सब शुरू हो गया। पहले तो उस राज्यपाल से इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए था, तत्काल तो इस्तीफा। भैया, ये इस देश में आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद ये पहला केस है, ये पहला है और अकेला है, कोई दूसरा नहीं है इसके मुकाबले। आरिफ भाई थे, एंड कर रहे हैं हम कार्यक्रम का, लेकिन आरिफ भाई की भी चर्चा हो जाए। आरिफ मोहम्मद खान केरल में थे, केरल में रोज पिनराई विजयन से उनकी ठनी रहती थी, रोज वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते थे, लगता था कि संघ की शाखा चला रहे हैं। आपत्तिजनक किसी को लग सकता है मेरी बात, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजभवन से संघ की शाखा चल रही है। उनके स्टेटमेंट ऐसे थे। केरल में अति किए, हालांकि अब उनको हमारे अमित शाह, मैं उनकी क्षमता पे कभी संदेह नहीं करता अमित शाह की, उन्होंने अब आरिफ भाई को नया काम दिया है कि चलो दुश्मनों को तो निपटा लिए, देख लिया आपके हुनर को और जौहर को, अब दोस्त को निपटाना है, तो बिहार भेजे हैं वहीं राजभवन में बैठ के नीतीश कुमार की इलाज करने के लिए।
भाई अभी अभी देखिएगा, ये आरिफ भाई का इस्तेमाल होना है, आरिफ भाई का इस्तेमाल इसी चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद होगा, देखिएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पकड़े आप, ये उसी एजेंडे के तहत भेजे गए लॉन्ग हाँ टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो केरला के अंदर क्या हाँ कर रहे थे वो देखिए, जो विश्वविद्यालयों के संघीकरण का जो मूल एजेंडा है वहां पर वो पूरा कर रहे थे। तो हम्म मुख्यमंत्री के साथ किस बात पर टकराव होता था? विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर, विधायकों को मंजूरी में देरी को लेकर के, वही तो खेल करते थे। यहाँ अब क्या है कि चूंकि नीतीश कुमार का शिंदे बनाया जाना है चुनाव के बाद, हम्म तो उस हम्म सारे खेल के लिए इनको पहले से ही उस प्रोजेक्ट के तहत वहां बिठा दिया गया है और बाकी हाँ काम करने में सिद्धहस्त है। उसके बाद हो बिल्कुल। सकता है इनाम के तौर पर तब तक इनका भी उपराष्ट्रपति पद के लिए, क्या पता आपको, ऐसे ही दांव लगता है। और धनखड़ साहब हाँ भी वही कारनामे करके आए थे उस तरह के। तो हाँ शुभकामनाएं हैं इनको जिस तरह का ये है, लेकिन देश के संविधान के लिए बुरी बात है, संवैधानिक पद के लिए बुरी बात है, राज्यपाल पद की गरिमा के लिए बुरी बात है, और ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए इस तरह की टेंडेंसीज बहुत बुरी बात है। गृह मंत्रालय को उनका अधिकार है, वो रिव्यू पिटीशन में जरूर जाए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आपको 11 साल से अपने मुताबिक फैसले देखने की आदत हो गई है। कहीं पर हल्की सी चुटकी लगे तो रिव्यू पिटीशन में क्यों दौड़ पड़ते हैं। और जस्टिस पारदीवाला को मैं फिर शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि वो जो कुछ उन्होंने कहा है, उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिख के दिखाया है इस फैसले हाँ के जरिए, कि ना केवल एक राज्यपाल को, उन्होंने राष्ट्रपति को भी समयबद्ध कर दिया है कि 90 दिन, दैट्स ऑल। और वो 90 दिन आशीष भाई हवा से नहीं आ गया है, ये भी बता दूं आपको। 90 दिन हवा से नहीं आया। 2016 का एमएचए का एक ऑर्डर था, उसमें हाँ उन्होंने 90 दिन निकाले हैं कि हम्म 90 दिन का समय पर्याप्त है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से हवा हवाई नहीं कर दिया कुछ भी। दैट इज ए पार्ट ऑफ ए होम मिनिस्ट्री ऑर्डर अर्लियर इन 2016, और 2016 में भी बीजेपी की सरकार थी, ये मत बोलिएगा। तो कुछ भी हवा से नहीं आया है। आपको हजम नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, रिव्यू पिटीशन आपका अधिकार है, आप जरूर जाइए कोर्ट के अंदर, लेकिन कभी कभी अपने अंदर भी झांकिए कि क्या कमियां हैं और क्या संवैधानिक पदों का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हालांकि आजकल मतलब ये दौर ऐसा है कि हमने चंद्रचूड़ साहब को 2-4 बार सैल्यूट किया, उसके बाद सैल्यूट ही करना छोड़ दिया। सैल्यूट के लिए हाथ ही उठता नहीं है, कंधे से ही रुक जाता है। लेकिन फिर भी मन होता है पारदीवाला और महादेवन के लिए कि किया जाए। अगर ये फैसला आगे भी ऐसे ही कायम रहा तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि किसी ने तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाए मजबूती से। और उम्मीद ये करेंगे कि जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन इन दोनों फोटो देख करके बाकी जज लोग आया करें। इससे हो सकता है भीतर से ऊर्जा मिले, भीतर से सच्चाई का की अलख जगे और लोभ, लालच, मोह, माया, दबाव, भय, राग, द्वेष, पक्षपात, पूर्वाग्रह, इनसे मुक्ति मिले अगर इनकी फोटो अगर देख के आओगे। क्योंकि इस दौर में मुझे लगता है 11 साल में सबसे ऐतिहासिक फैसला था। बस ये फैसला कायम रहे, बाकी रिव्यू होता रहे। रिव्यू से पहले, रिव्यू के लिए जाने से पहले एक मंत्रालय बना लो आप लोग, मतलब बेशर्मी वाला, वहां जा करके आप लोग मोहर लगाओ। शर्मिंदगी और लोक लाज ये तो कहीं है ही नहीं है। होती तो रिव्यू कहा जाते, रवि को बुलाते कि आओ भाई बहुत हो गया। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर हम आएंगे। क्योंकि हम न शर्मिंदा हैं, हम लोग इस लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो न हम शर्मिंदा हैं, न हम अपने दर्शकों को, इस भारत के नागरिकों को हम शर्मिंदा होने भी नहीं देंगे। कल फिर आएंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत। हमारे साथ हेमंत भाई मौजूद रहे। नमस्कार।